नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे अपने कार्यक्रम की, लेकिन एक बड़ी खबर सबसे पहले है, उसका रुख कर लेते हैं सीधे। पंचकुला में भाजपा का महामंथन लगातार चल रहा है, जारी है। भाजपा कार्यालय में दिन भर आज बैठकों का दौर चलता रहेगा। पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम वरिष्ठ नेता और प्रभारी वहां पर मौजूद है। दूसरे दौरे में फिर प्रदेश में चुनाव समिति की बैठक होगी। करीब 3 बजे आदमपुर उपचुनाव जो होने जा रहा है उस पर चर्चाएं की जाएंगी। फिर तीसरे दौर में करीब 5 बजे छोटी टोली की बैठक होगी, जो मुख्य लोग होंगे उनकी बैठक होगी। तो पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी का महामंथन लगातार जारी है। बैठकों का दौर, बैठकों की मैराथन लगातार बैक टू बैक चल रही है। इसमें पंचायत चुनाव, आदमपुर उपचुनाव समेत तमाम प्रदेश की चुनाविक रणनीतियां जो हैं उस पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी विप्लव कुमार देव वो भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी बैठक में हिस्सा लेने और आदमपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही सभी दलों में मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा का महामंथन आज चल ही रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कल महामंथन है। इसके अलावा इनेलो और आम आदमी पार्टी की तरफ से मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन इस बीच कई सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस दल से आखिरकार कौन उम्मीदवार होगा जिस पर पार्टियां भरोसा करेंगी कि वो उसकी नैया को पार लगाएगा। बात करेंगे इस विषय के ऊपर। रिपोर्ट एक बार आप देखिए पहले। आदमपुर उपचुनाव के लिए सियासी मैदान तैयार है। योद्धाओं ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि सियासी जंग में किस दल के लिए सेनापति कौन होगा। इसी की जुगत चल रही है। तमाम सियासी दलों के बड़े नेता अपने अपने रणबांकुरों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब सभी सियासी दलों में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 6 अक्टूबर यानी कि आज इस मामले में चर्चा बीजेपी कर रही है। चर्चा में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रभारी विप्लव देव समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हैं और उम्मीदवार के नाम पर मंथन किया जा रहा है। हमने अपनी ओर से चुनाव आयोग को सारी तैयारी करके दे दी। अब चुनाव को घोषणा करनी है, वो कब करें उनका काम है। क्योंकि आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और वो अब ये चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मौका मिले। ये सब साथी चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, कि जंग है, युवा पीढ़ी है और हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे शिक्षित राजनेता बन सकता है। क्योंकि जो आदमी टॉपर रहा है स्कूल में, कॉलेज में, इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू ब्लेजर होल्डर ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में पढ़ के आया, तो निसंदेह नौजवान लड़के उसको पसंद करेंगे कि उसकी शिक्षा का फायदा हम उठाएं। लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदमपुर हल्के के मेरे लोग चाहते हैं कि भव्य चुनाव लड़े। कुलदीप भले ही भव्य का उज्जवल भविष्य चाहते हों, लेकिन इस पर फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है। मंथन के बाद देखना होगा कि भव्य को मौका मिलेगा या नहीं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी 7 अक्टूबर को मंथन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान समेत 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो उम्मीदवारों पर चर्चा करेगी। कांग्रेस में 3 मुख्य चेहरे बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। इनमें वरिष्ठ कांग्रेसी संपत सिंह और जयप्रकाश का नाम सबसे प्रमुख है। इसके अलावा भजन लाल के करीबी रहे प्रदीप बेनीवाल का नाम भी चर्चा में है। वहीं इनेलो की तरफ से भी उम्मीदवार के चेहरे पर मंथन किया जा रहा है। इस चुनाव में इनेलो भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। तो वहीं हरियाणा में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी की नजर भी कुलदीप बिश्नोई के करीबियों पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका हरियाणा न्यूज पर।
पहला सवाल तो मैं यही लेना चाहूंगा, उम्मीदवार क्या भजनलाल परिवार से होगा या बाहर से होगा? शास्त्री जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही शास्त्री जी तक, लेकिन आपको बताएं लगातार मैराथन बैठकें जो हैं पार्टियों की अब वो शुरू हो चुकी है। इस बीच कुलदीप बिश्नोई भी ये एक नहीं कई बार साफ कर चुके हैं, आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। उन्हें वो शिक्षित बता रहे हैं, नौजवान पीढ़ी के साथ तालमेल कर आगे बढ़ने वाला बता रहे हैं। अब ये तो पार्टी को तय करना है कि आखिरकार किस तरह से रणनीतियों के लिहाज से क्या कुलदीप बिश्नोई को ही चेहरा बनाया जाएगा, भव्य बिश्नोई को ही चेहरा बनाया जाएगा, या फिर जिस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि भजनलाल परिवार से बाहर कोई उम्मीदवार यहां पर आ सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि जो आदमपुर है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चूंकि एक पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, तो उनकी बातों को भी कोई नकारा नहीं जा सकता। हालांकि अपनी अपनी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को ही सबसे मजबूत होने का दावा लगातार करती हैं, लेकिन ये फैसला तो जनता के हाथों में होता है। इस बीच सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के लिए रहने वाली है। एक की अस्तित्व की लड़ाई है और दूसरे के लिए पाना ही पाना है। कांग्रेस पार्टी में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार किया जा रहा है। चलिए, सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और केवल ढींगरा जी हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है, किसे बना रहे हैं उम्मीदवार? धन्यवाद जी। देखिए, इसके ऊपर पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है हरियाणा प्रदेश की, वो चर्चा करेगी कुछ नामों पर, और उसके बाद वो सूची केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपेगी। वो वहां से फाइनल होकर आएगा, वो चुनाव लड़ेगा। और पार्टी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य ही चुनाव लड़े, तो इस बात पर भी होगा चिंतन मंथन? अच्छा है। देखिए क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई नहीं रहे। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके उसके नेता बन गए, और उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके न देखा जाए, वो भी सम्मिलित है उन भावनाओं और विचारों के साथ। तो जो भी कुछ निर्णय होगा वो सब लोगों की सहमति से, और बड़ी बात ये होगी कि चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी। परिवारवाद को लेकर फिर कांग्रेस आक्रामक हो जाती है जब भी भव्य बिश्नोई का नाम आता है तो? देखिए, परिवारवाद तब होगा जब हमारी पार्टी में आकर परिवार की अगली पीढ़ियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पार्टी में आने के बाद, पार्टी से पहले उन्होंने कहा क्या किया है, कितना किया है, वो पार्टी के आधार पर तो नहीं हुआ ना, वो उनके व्यक्तिगत आधार पर हुआ है। और जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तो परिवारवाद वहां से आरंभ होता है कि वहां एक परिवार का व्यक्ति था, फिर दूसरा था, तीसरा था, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि योग्य को कभी दरकिनार किया गया हो। योग्यता अपने आप पैरों पर चलने वाला, दिक्कत परिवार में वो होती है जो बैसाखियों का सहारा लेकर चलते हैं। काम कार्यकर्ता करें और नेता कोई और बने। दिक्कत परिवारवाद की वहां होती है। एक ही परिवार में यदि पॉलिटिकल रूप से यदि समृद्ध है, सक्षम है, व्यवहारिक है, और आम कार्यकर्ता की तरह आकर आगे बढ़ा है, तो उसके लिए परिवारवाद मुझे लगता है कि आड़े नहीं आता। आड़े परिवारवाद हम इसलिए कहते हैं, आप ये मान रहे हैं कि भाजपा की रिपोर्ट कार्ड में भव्य बिश्नोई के नंबर अच्छे खासे हैं, ऐसा है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए, और जब सबकी चर्चा होगी तो भव्य बिश्नोई की भी चर्चा होगी। इसलिए उसको तो नकारा नहीं जा सकता कि चर्चा ही नहीं होगी। और चर्चा होने का कारण भी मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ परिवारवाद, जो हमारी पार्टी में जिस पार्टी ने जिसको नेता बनाया, और वो नेता यदि चाहे ना चाहे, योग्य अयोग्य का विचार न करके, मेरा बेटा है इसलिए चुनाव लड़ेगा, मेरा बेटा है इसलिए प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा बेटा है इसलिए मुख्यमंत्री बनेगा, ये है
परिवारवाद। और यदि योग्य अपने पैरों पर सामान्य कार्यकर्ता की तरह यदि वो जगह बनाकर और व्यवस्था करके आया है तो परिवारवाद की वहां कोई गुंजाइश नहीं होती। चलिए केवल जी का रिएक्शन लेता हूं। केवल जी, आप जवाब भी दे सकते हैं और पार्टी की क्या कुछ रणनीति है वहां पर, यह भी बता सकते हैं किन किन चेहरों के ऊपर आप विचार कर रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के जाने के बाद एक ब्लैंक वाली सिचुएशन तो कांग्रेस पार्टी की भी है। हुड्डा साहब हालांकि ये कह रहे हैं कि हमारा मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन गढ़ भजनलाल परिवार के कारण रहा है, कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं। नहीं, ये गलत तथ्य है। कांग्रेस पार्टी बड़ी होती है, नेता उसके अंदर होते हैं। अगर नेता को बड़ा मानने लग जाए तो मेरे ख्याल से मोदी जी फिर इसका मतलब इनकी आरएसएस और बीजेपी फेल हो गई। आप इतना अगर इस तरह से माने तो ये तो फिर सारा फेलियर की तरफ होता है। और जहां तक आप परिवारवाद का क्वेश्चन से पूछ रहे थे तो राजनाथ सिंह का जो बेटा है वो परिवारवाद नहीं दिखता इनको। अमित शाह का जो बेटा है वो परिवारवाद नहीं दिखता इनको। मुरली मनोहर जोशी के जो जवाई हैं, जो दूसरे हैं रिश्तेदार, वो परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद तो बीजेपी में भरा पड़ा है। ये तो सिर्फ दूसरे के ऊपर उंगली करने के लिए भाजपा का काम होता है। और दूसरी बात यह है कि जहां तक कैंडिडेट्स की बात है, कैंडिडेट तो हमारे पास सक्षम है और पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। और पार्टी आदमपुर में लगातार जीतती रही है, इस बार भी जीतेगी। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके सामने, और इतने कैंडिडेट हैं वो सभी सक्षम है, जीतने के कगार पे है। और दूसरी बात एक और है, जितने आदमपुर के कुलदीप बिश्नोई जी के कैंपेन में जो लोग उनके लिए भी काम करते थे, बिश्नोई समाज के लोग भी और मांझू समाज के भी और बाकी सारे समाज के भी लोग जो इनके साथ काम करते थे, वो भी कांग्रेस में हुड्डा साहब के नेतृत्व में आस्था जुटा चुके। तो ये तो अभी दिल्ली दूर है इनके लिए। अभी इनके लिए भाजपा के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का वो जीतेंगे हम। और दूसरी बात ये भी है कि उपचुनाव तीसरा है, 2 पहले हार चुके, अब तीसरे की बारी है। और तीसरे की बारी के बाद इनको समझ आ जाएगा कि हमारा तो हरियाणा के अंदर कुछ नाम लेवा ही नहीं रहा। और इनका अच्छा केवल जी, ये बात जो हुड्डा साहब लगातार कह रहे हैं और तीसरा है, ठीक है, ये जो हुड्डा साहब बात लगातार कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रहा है आदमपुर, तो ये भी तो एक हकीकत बात है ना, जिसे आपने नकार दिया। हालांकि कोई बात नहीं, इसे नकार सकते हैं आप कि कांग्रेस पार्टी भजनलाल परिवार से बाहर गई कहाँ है आदमपुर। तो ये तो कंफ्यूजन है अपने आप में कि भाई भजनलाल परिवार वहां पर मजबूत है, कांग्रेस वहां पर मजबूत है। तो भी क्या है, हमारे पास चंद्रमोहन जी भी है कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है ना। इसमें क्या दिक्कत है, भजनलाल परिवार के ही तो है और वो कांग्रेस में है। मतलब आप कैसे मान लोगे कि कुलदीप बिश्नोई जी, भजनलाल जी एक है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा चंद्रमोहन जी को नहीं मानते आप। मतलब चंद्रमोहन जी को भी आप सामने ला सकते हैं, ये भी पार्टी की स्ट्रेटजी है। नहीं, आप नहीं मान रहे, आप नहीं मान रहे, प्रदीप बेनीवाल जी भी नहीं मान रहे ना। प्रदीप बेनीवाल जी कुलदीप बिश्नोई की जो पोखरमल जी थे, भजनलाल जी के जो पार्टनर थे, वो सारा सिस्टम जो भजनलाल जी का वही संभालते थे। उन्हीं के बेटे हैं प्रदीप बेनीवाल, वो भी तो कांग्रेस में हुड्डा साहब के उसमें आस्था जुटा चुके हजारों समर्थकों के साथ। तो ये तो कहने की बात रहेगी ना इनकी। इनके पास है क्या? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर नीचे देखें तो कांग्रेस वहां से कांग्रेस के पास ही खड़ी है, इनके पास तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, शास्त्री जी देखिए, केवल ढेंगड़ा जी बात को गोल गोल जैसे लड्डू घुमाते ना, ऐसा घुमा रहे हैं। आपने पूछा, उसका उत्तर नहीं मिला कि भजनलाल परिवार को छोड़कर आप कहां पहुंचे, कहीं नहीं पहुंचे। और यदि आप चंद्रमोहन जी की बात करते हैं तो चंद्रमोहन जी तो आदमपुर में कभी आए ही नहीं, वो तो रहते ही पंचकुला है, उनको तो लोग शायद शकल से भी भूल गए होंगे। इसलिए इस विषय का ये नहीं है। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के मुकाबले की बात करोगे तो मेरे कुछ क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अंदर उस समय लोगों ने आस्था जताई जब वो विपक्ष में कि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो सारे हरियाणा के बारे में एक साथ विचार करते हैं। पक्ष और विपक्ष को दरकिनार करके विकास के मामले में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने उन सब विधायकों को बुला बुलाकर कहा कि आपके हल्के के कोई काम बताओ, आपके हल्के के कोई काम बताओ।
और आश्चर्य होगा शास्त्री जी, लेकिन अगर उपचुनाव के कांग्रेस के विधायक उनके पास गए ही नहीं, तो बड़ौदा में कोई निराशा हाथ लगी भाजपा को, एलनाबाद में भी निराशा हाथ लगी, तो उपचुनाव के लिहाज से कोई ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है पार्टी का। नहीं, जींद भी तो उपचुनाव था, फिर भी स्ट्राइक रेट 2-1 का ही है सर। कैसे नकार सकते हैं, वो भी पॉलिटिकल है जी। फिर भी स्ट्राइक रेट विन लॉस 2-1 का हुआ, 2-1 का ना, 2-2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 2-2 कर देंगे आप केशव जी, 2-2 हो जाएगा ना, अब 2-2 हो जाएंगे ना, तो मुकाबला किससे करेंगे हम? मुकाबला कांग्रेस करेगी तो 1-1, मुकाबला इनेलो करेगी तो 1-1, तो हम माइनस का है भाई। इन पार्टियों के चुनाव लड़ना, इनेलो भी लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस भी लड़ेगी चुनाव, भाजपा भी लड़ेगी। भाजपा ने 1 जीता है, कांग्रेस ने 1 जीता है, इनेलो ने 1 जीता है, तो हम बराबर है ना, माइनस का है। और ये चुनाव हमारे लिए एक दिशा तय करेगा हरियाणा की राजनीति की, कि हरियाणा की राजनीति किस करवट लेगी और आने वाला समय किनका होगा, ये चुनाव साबित कर देगा केवल जी। और इस बात को लेकर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं। लेकिन केशव जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान यदि हो तो भी देख लेंगे कि उन्होंने कहा कि चुनाव आगे की राजनीति तय करेगा, तो इसी थ्योरी के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। और फिर दीपेंद्र हुड्डा से पूछेंगे 6 नवंबर को कि हरियाणा किसके साथ चलेगा। ठीक है केवल जी, वो कह रहे हैं इस बार बढ़त बना लेंगे हम। इनका गणित कमजोर है, मैं बता रहा हूँ। ये जिस जींद उपचुनाव की बात कर रहे हैं ना, वो पिछले 5 साल में था, इसमें नहीं था। और शायद इनका गणित कमजोर है, इनको समझ नहीं है इतनी। शास्त्री जी मुझे लगता है नए हैं राजनीति के अंदर। जो ये 2019 के बाद सरकार बनी है ना, उसके बाद 2 उपचुनाव हुए हैं और दोनों उपचुनाव जो है वो बीजेपी हारी है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, आप समझ लीजिए, आप थोड़ा सोच लगाइए दूर तक। ये जो 2019 के बाद चुनाव हुए ना, इसमें 2 ही समझाइए हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा को हारी है नॉर्मली तौर पर। अरे केशव जी, अरे सुनिए तो सही, आपको नहीं जनता को समझा रहा हूँ। आपका गणित कमजोर है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सुनने के लिए, समझाने के लिए आपके पास नेता है। आपको एक सोनिया जी है, राहुल जी है, दीपेंद्र जी है, हुड्डा जी है, बहुत नेता आपके पास समझाने के लिए। आप उनकी क्लास लिया करो, जिससे कि आपकी सलाह मानकर देश और प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति से बच सके। शास्त्री जी, वो तो दिख रहा है कैसे बच्चों को पढ़ाते हो, वो तो मेरे स्टूडेंट बताते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। केवल जी पर्सनल नहीं जाना, मुझे भी समझ में आ रहा है कौन सा गणित कहाँ लगा रहे हो। तो अपनी बात आप रखिए। नहीं, पर्सनल कहाँ जा रहा हूँ मैं? ये मेरे ऊपर पर्सनल कर रहे हैं तो आप इनको रोकते नहीं। मैंने दोनों को रोका है, पर्सनल नहीं कर रहे, मैं दोनों को रोक रहा हूं। ये हुड्डा साहब को संभाले, उसको संभाले, कमाल। हाँ, दोनों को रोके आप, ठीक है, इनको रोके सबसे पहले, ये ऐसा ना करे। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि 2019 के बाद जो 2 उपचुनाव हुए हैं, नॉर्मली तौर पर जितनी भी स्टेटों के मुख्यमंत्री रहते हैं, उपचुनाव जो है उनकी फेवर में जाते हैं। लेकिन ऐसी सरकार है हरियाणा के अंदर जिनके दोनों उपचुनाव दोनों हार गए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरा है, और तीसरा भी इनका समझ में आ जाएगा। अभी इलेक्शन तो थोड़ा ही टाइम रह गया, ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन जहां तक चंद्रमोहन जी की बात कर रहे हैं कि उनकी शक्ल कोई नहीं जानता, तो शक्ल तो सारे ही जान जाएंगे, भजन लाल जी के बेटे ही हैं वो भी। लेकिन अब एक बात और है, मैं ये कह रहा हूं कि अभी तो उनको कैंडिडेट हमने बनाया नहीं, तभी से इतना भय है। कहीं उनको ईडी का नोटिस ना दे दे, यही समझ नहीं आती। धरपकड़ योजना के तहत ईडी के नोटिस बांटते फिरते हैं, जिसको लगता है, इनको जो डर जाता है वो इनके पाले में चले जाता है। ऐसा सिस्टम तो भाजपा का है। जनता भी तो देखती है, किसानों को मार दिया, महंगाई कर दी, लोगों को भ्रष्टाचार में धकेल दिया, नौकरियां जो है एक परचून की दुकान की तरह बिक रही हैं। कैसे हिसाब किताब करेंगे लोग इनका? ये देखेंगे ना, ये तो जनता बताएगी ना। नौकरियां परचून की दुकान की तरह बिक रही है, तो कुछ मेरी भी करा दो। एक सुनिए, नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं कि परचून की दुकान की तरह नौकरियां बिक रही है, तो कुछ हमारी भी करा दो। परचून से मैं आपको ऑर्डर दे देता हूँ। दुकान में मैं बताता हूँ ना कैसे। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं ऑर्डर नहीं लेता, मैं बताता हूँ कैसे देते हैं। आपको उस दुकान का तो पता होगा, फिर दुकान में जाएंगे तो आपको पैसा उस दुकान का तो पता होगा जो नौकरियां बिक रही हैं। अब मैं दुकान बता देता हूँ आपको। हाँ, आप दुकान बताओ, बता देता हूँ,
बता देता हूँ। मैं वेरीफाई कराऊंगा केवल जी इस दुकान से। गोल्लन जी का जो भाई है, हाँ कराना गोल्लन जी का जो बेटा है वो 49 लाख रुपीस दे के आया अपने सिपाही भर्ती कराने के लिए, पूछो उनसे आप। अच्छा, दे के आया। और गोल्लन जी कहीं दूर नहीं है, इन्हीं का समर्थन करते हैं। तो नहीं उनका भी कह रहे हैं उनके कि इतने पैसे दिए और फिर भी नौकरी नहीं लगी। दुकानदार था वो। ये तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से जाता है। दूसरी बात एक और बताता हूँ, HPSC के अंदर जो नागर जी थे उनको पता होगा, जिस तरह से पैसे लेते हुए अपने ऑफिस के अंदर पकड़े गए, करोड़ों रुपए के नोट, पता होगा जरूर। आप भी केशव जी बात करिएगा इन लोगों से। और इनके यहाँ परचून जो है वो बिकती है, अभी तो पैसे लेते हुए लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है शास्त्री जी, अभी तो सारी चीज समझ में आती है। मैं जवाब ले लेता हूँ। मैं आपको और भी देता हूँ, बड़े सारे हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं जवाब ले भी दूंगा। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। एक भारती जी थे HPSC में, उनके जो आदमी थे ना दुर्गे, देखिए आपके जमाने के जो फर्जी अकाउंट लेने वाले लोग थे, जो फर्जी काम करने वाले लोग, वो भी सुनिए, वो भी जेल में। आप उनसे पूछिए कैसे मिलती है। ठीक है केवल जी, मैं पहले इसका जवाब लेता हूँ शास्त्री जी। समझ में आएगा सबको। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूँ। अगर आपका कोई आदमी लॉ ग्रेजुएट हो और जज बनना चाहता हो तो आप पहले वाले जो इससे पिछली सरकार थी उसमें आप चेक करिएगा, जो जुडिशरी की भर्ती हुई थी उसके अंदर कितने आदमी जेल गए थे। एक ADJ भी जेल में गया था। कैसे भर्ती में पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, मैं सवाल पूछता हूं शास्त्री जी। एक तरफ तो ढींगरा जी कह रहे हैं कि परचून की दुकान की तरह नौकरियां बिक रही हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के काम चलता है। मैं कह रहा हूँ चुनावी मुद्दा तो बनेगा। ठीक है केवल जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बोलिए शास्त्री जी। मैं देखिए केशव जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने गोलन जी का नाम ले दिया, इन्होंने जुडिशरी का नाम ले दिया, ADJ का भी नाम ले दिया। इसकी जांच तो अपन करवा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जितने उदाहरण दिए, फेलियर दिए, ये फर्जी लोग दिए, पैसे की हेराफेरी करने वाले दिए, जो संस्कार कांग्रेस का था वो दिखाई दिया। मैं अरे सुन ले यार, जो अरे सुनो भाई, सुनो, थोड़ा धैर्य रखो। अरे धैर्य सुन ले यार, मैं तेरी बात पोल खोलूंगा, तू कहेगा पर्सनल पर मत आओ। शास्त्री जी तुम्हारे यहाँ छापा पड़ेगा, तुम कहोगे मेरे छापा डलवा दिया। तुम काम क्या करते हो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी लोगों को। तो फिर आप सोचो ना एक बात, मैं कह रहा हूँ कि एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ आज आपके चैनल से मैं गारंटी लेकर बात कर रहा हूँ तो पर्सनल मैं भी कि कोई भी व्यक्ति यदि ये कह दे कि मैं भर्ती हुआ और मैंने पैसा दिया। ढींगरा साहब प्लीज, मैं पढ़ा दूंगा। शास्त्री जी गलत है, पर्सनल नहीं जाना चाहिए। पार्टी की मर्यादा होती है। आप लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, कोई अकेले और तेरी अपनी औकात नहीं है। शास्त्री जी तुझे अपने बच्चों को संभालना चाहिए, इसकी इजाजत नहीं अपनी औकात पे आ जा। शास्त्री जी नहीं, शास्त्री अपनी औकात पे आ जा। शास्त्री जी इसकी इजाजत नहीं है। केवल जी औकात पे मैं आ रहा हूँ, वो इसीलिए बता रहा हूँ। गलत बात मत कर, अपनी औकात। मैं जानता हूँ आप लोग शास्त्री जी मैं जानता हूँ भाई, जब मिर्ची क्यों लगती है, जो तुम करते हो उसकी चर्चा नहीं करते, और जो दूसरे करते हैं उनकी तुम चर्चा करते हो। ठीक है प्लीज, जब मुझे यही रोकना पड़ रहा है सर, बहुत शुक्रिया, मुझे यही रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शास्त्री जी आपका भी, केवल ढींगरा जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए।